नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। तो फाइनली मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दे दिया। राजनाथ सिंह जी बड़े दुखी होंगे। उनकी बात पलट गई। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं, लेकिन फाइनली 1.5-2 साल बाद ही सही एन वीरेंद्र सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। हिंदुस्तान का इतिहास जब लिखा जाएगा, आजाद हिंदुस्तान का जब इतिहास लिखा जाएगा, तो उसमें जो सबसे गहरी काली स्याही से नाम लिखा जाएगा वो एन वीरेंद्र सिंह का भी होगा। मणिपुर जिस तरह से 2 साल से हिंसा में जल रहा है, मणिपुर में जो कुछ हुआ है, और अब जिस तरह के सबूत आ रहे हैं कि एन वीरेंद्र सिंह इस पूरी हिंसा को रोकने की बात छोड़ दीजिए, इस हिंसा में एक तरफ से शामिल थे, वो हिंदुस्तान का सबसे शर्मनाक वाकया है। दंगे पहले भी हुए हैं, होते रहते हैं हिंदुस्तान में, ऐसा नहीं है कि दंगे नहीं होते हैं, लेकिन ऐसा दंगा जो 2 साल तक चला, अभी भी चल ही रहा है, शांति नहीं हुई है। ऐसा दंगा जिसमें महिलाओं की नग्न परेड दिखाई दी, ऐसा दंगा जिसमें मंत्रियों के घरों पर हमला हुआ, ऐसा दंगा जिसमें सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के घरों पर हमला हुआ। पूरा समाज 2 हिस्सों में बंट गया, मैतेई और कुकी, और यह आरोप लगे कि एन वीरेंद्र सिंह जो हैं वो मैतेई लोगों के साथ थे। मैं उस पर डिटेल में बात करूंगा, लेकिन इसके बहुत सारे जो कारण बताए जा रहे हैं, उसमें एक कारण यह है कि नरेंद्र मोदी को जाना है ट्रंप से मिलने अमेरिका। अब ट्रंप इस समय पूरी फॉर्म में है। आप जानते हैं, दोबारा जब से राष्ट्रपति बना है, सुबह शाम नए 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 नाटक आ रहे हैं, और उसमें कभी खुद को कुछ दिखाना है और कभी खुद को बहुत बड़ा क्रिश्चियन दिखाना है। आखिर जो भी नेता देश को बर्बाद करता है वो धर्म की बात जरूर करता है, अपने आप को सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा क्रिश्चियन दिखाता है, ताकि जाति और धर्म के नाम पर भेड़ की तरह लोग उसके पीछे पीछे आते रहें, भले वो बाद में उनको भेड़ियों के हवाले कर दे। तो ट्रंप भी इस समय अपने आप को पक्का वाला क्रिश्चियन दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मणिपुर में जिस आबादी का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, उसमें ईसाई भी शामिल है, और आप जानते हैं कि मणिपुर का जो मुद्दा है वो यूरोपीय यूनियन की एक मीटिंग में उठा था, और जबरदस्त आलोचना हुई थी नरेंद्र मोदी की। कहा गया था कि ये जो अल्पसंख्यक ईसाई हैं, उनके जान माल की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। अब जाहिर है अमेरिका में भी इसकी खूब आलोचना हुई थी, और नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अमेरिका, तो ट्रंप सवाल पूछ सकता था कि भैया तुमने क्या किया, वहां पर क्रिश्चियन मारे जा रहे हैं, और उसको इशू बना सकता था। तो ट्रंप के दरबार में पहुंचने से पहले अपने एक प्यादे की बलि दी उन्होंने, एन वीरेंद्र सिंह से इस्तीफा करवाया। सबसे बड़ा कारण यह है, हालांकि यह इकलौता कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चल रहा है, जिसमें एक टेप की बात उठी है। वो टेप ऐसा है जिसमें सुना जा रहा है एन वीरेंद्र सिंह को कुछ ऐसी बातें करते हुए जिससे ऐसा लगता है कि वो मैतेई लोगों को कुकी की हत्या के लिए, जो कुकी लोग हैं, ईसाई लोग हैं, उनकी हत्या के लिए भड़का रहे थे, और या फिर उनकी मदद कर रहे थे। इस टेप में जो उन्होंने कहा है उसका अगर एक लाइन में मतलब बताना हो तो वो ये है कि उन्होंने मैतियों को हिंसा भड़काने की अनुमति दी। यानी दो पक्ष थे, मैती और कुकी, और यह टेप बताता है कि मैतियों के साथ सरकार खड़ी थी और मैतियों की पूरी मदद की ताकि वो कुकियों की हत्या कर पाए। एक मुख्यमंत्री जिसका काम अपने राज्य में शांति बनाए रखना है, जिसके पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो अपनी ही जनता के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लड़ा रहा था, हिंसा रोकने की जगह हिंसा भड़का रहा था। यह उस टेप को सुनकर लगता है। अब इस टेप की जांच हुई। पहले कहा गया कि फर्जी टेप है, आजकल कुछ भी आता है तो कह दिया जाता है एआई ने किया है, फर्जी टेप है, फला है, ढिमका है। लेकिन जब इसकी जांच होकर आई तो उससे यह निकला कि 90% से ज्यादा उम्मीद यह है कि यह एन वीरेंद्र सिंह की आवाज है। प्रशांत भूषण इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने सीएफएसएल से, जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लैब है, उससे सील बंद लिफाफे में 6 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। अब सोचिए अगर सीएफएसएल भी यही रिपोर्ट दे देता है कि यह आवाज एन वीरेंद्र सिंह की है, तो वो इस दंगे में शामिल होने के आरोपी पाए जाएंगे। उनके बारे में यह तय हो जाएगा कि दंगा रोकना छोड़ दीजिए, वो दंगा भड़का रहे थे, और ये मोदी जी के लिए बहुत शर्मनाक होगा। तो इससे पहले कि कोर्ट से कोई फैसला आए, उनको गद्दी से हटा दिया गया है। वैसे
तीसरा कारण और है। गद्दी तो उनकी वैसे भी जाने वाली थी। उनकी ही पार्टी के 20 विधायक अब उनका समर्थन नहीं कर रहे थे। कांग्रेस लेकर आने वाली थी अविश्वास प्रस्ताव। नीतीश कुमार की पार्टी के विधायकों को तोड़ के उन्होंने मिला लिया था, लेकिन जो एक विधायक बचा था उसने भी समर्थन वापस ले लिया था। तो कुल मिलाजुलाकर हालात ऐसे बन रहे थे कि एन वीरेंद्र सिंह अगर इस्तीफा नहीं देते तो उनकी गद्दी छीन ली जाती, उनको मुख्यमंत्री पद से हटा लिया जाता और ऐसे में दूसरी चीज होती। मुख्यमंत्री का अविश्वास प्रस्ताव पास होने का मतलब है कि सरकार गिर जाना। तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाती अगर अविश्वास प्रस्ताव आता और भारतीय जनता पार्टी के अंदर के जो विद्रोही हैं वो एन वीरेंद्र सिंह के खिलाफ वोट देते, जैसा कि लग रहा था। अब सरकार गिर जाना मोदी जी के लिए बेइज्जती होती। दिल्ली में चुनाव जीते हैं, नक्शे जारी हो रहे हैं जिसमें पूरा देश भगवा ही भगवा है, कुछ एक जगहों को छोड़कर। नॉर्थ ईस्ट में बड़ी सफलता भारतीय जनता पार्टी ने पाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी का कभी कोई बेस नहीं था, लेकिन 2019 के बाद खास तौर पर पूरे नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं। त्रिपुरा में सरकार है, मणिपुर में सरकार है। अगर बंगाल को छोड़ दें, पश्चिम बंगाल को अगर छोड़ दें, तो उसके बाद का जो इलाका है वो पूरा का पूरा आप ये देखते हैं कि एक तरह से भगवा रंग में रंगा हुआ है। अब उसमें एक दाग लग जाता, एक राष्ट्रपति शासन लग जाता, और चुनाव अगर होता तो उसकी क्या हालत होती, उसका अंदाजा पिछले लोकसभा चुनाव से आप लगा सकते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में मणिपुर की जो दोनों लोकसभा की सीटें थी, अपर मणिपुर और लोअर मणिपुर, दोनों जगह पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते थे। यानी मैतेई और कुकी के बीच में फूट डालने की कोशिशों के बावजूद, मैतेइयों का एक तरह से सपोर्ट करने के बावजूद और 1.5 साल से ज्यादा राज्य को हिंसा में झोंकने के बावजूद एन वीरेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी को मणिपुर में लोकसभा की सीट नहीं दिलवा पाए थे, और तभी तय हो गया था कि एन वीरेंद्र सिंह को जाना तो पड़ेगा। सही मौके की शायद तलाश थी। अब हालत यह है कि अगर विधानसभा चुनाव हो, अगर मान लीजिए कि सरकार गिर जाती, तो एक ही तरीका था, या तो कांग्रेस को बुलाना पड़ता कि भाई आप आकर बहुमत साबित कीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो बहुमत साबित कर पाते। ऐसे में निश्चित रूप से विधानसभा भंग हो जाती और नए चुनाव की घोषणा होती। मैंने आपको बताया कि लोकसभा की दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। जो हालत वहां पर है, सरकार से लोग बेहद नाराज हैं। कुकी तो छोड़िए, मैतेई भी नाराज हैं। और ऐसे में बहुत संभावना यह थी कि वहां पर उनकी सरकार चली जाती और शायद कांग्रेस की सरकार या विपक्ष की सरकार वहां पर आ जाती। वो भी हमारे मोदी जी को मंजूर नहीं है। पूरे मणिपुर समस्या का एक आर्थिक पहलू भी है। वहां की जो प्राकृतिक उपज है और बाकी सारी कुछ है, वो बड़े पूंजीपतियों के पास पहुंचाने की एक पूरी की पूरी साजिश और एक पूरा का पूरा खेल भी है। अगर सरकार गिर जाती और दूसरी सरकार आ जाती तो वो खेल डिस्टर्ब हो जाता। इसलिए सबसे सही तरीका यही था कि इस्तीफा दिलवा दो, 1-2 महीने चीजों को डोलड्रम में रखो, राष्ट्रपति शासन लगा के रखो। राष्ट्रपति शासन में सीधे आपके कंट्रोल में रहेगा, पहले भी आपके कंट्रोल में था। और उसके बाद जब चीजें थोड़ी सुधरने लगे, जब लगे कि नहीं, जो नाराज विधायक हैं उनको मनाया जा चुका है, तो एक नया पुतला मुख्यमंत्री बनाकर वहां पर बिठा दो। ये फिलहाल प्लानिंग है नरेंद्र मोदी जी की। वैसे एक सवाल और बनता है, अगर मणिपुर में एन वीरेंद्र सिंह जिम्मेदार हैं, और निश्चित रूप से जिम्मेदार हैं, इसमें तो कोई सवाल है ही नहीं, तो देश के गृह मंत्री अमित शाह क्यों नहीं जिम्मेदार है? वहां पर सेना भेजी गई, वहां पर बीएसएफ भेजा गया, थाने, पुलिस और सेना तक से बंदूक छीनने की घटनाएं सामने आई, सेना और पुलिस के बीच में तकरार की घटनाएं सामने आई, पुलिस मैतेई और कुकी 2 हिस्सों में बट गई थी। देश के गृह मंत्री 2-3 बार वहां गए। प्रधानमंत्री तो खैर ना गए ना जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका चले जाएंगे, प्रधानमंत्री बंगाल चले जाएंगे, जहां चुनाव होगा वहां चले जाएंगे, चुनाव होगा तो जाकर पूजा अर्चना करने लगेंगे। लेकिन मणिपुर में जहां लोग मर रहे थे, मणिपुर में जहां लगातार हिंसा चल रही थी, वहां हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जाना तो छोड़ दीजिए, संसद के अंदर उसका नाम लेना भी पसंद नहीं किया। नाम लिया एक बार संसद के बाहर 1 मिनट के लिए, और उसके बाद मणिपुर का नाम आया जब एन वीरेंद्र सिंह का जन्मदिन था, तो बधाई देने के लिए नाम आया कि मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह को जन्मदिन की बधाई।
इसके अलावा वहां लोग मरते रहे, दंगे होते रहे, बलात्कार होते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन हमारे मोदी जी की जबान से एक शब्द नहीं निकला। विपक्ष के नेता राहुल वहां गए, जो दूसरी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की वो मणिपुर से शुरू की। वहां मिले, जो पीड़ित लोग थे उनसे मिले, बिना ये देखे हुए कि उनकी धर्म और जाति क्या है। गए मिलने के लिए, बाकायदा मिल के आए, सब कुछ हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक बार भी वहां नहीं गए। यह भी भारत के इतिहास में, जब आधुनिक भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो यह भी दर्ज किया जाएगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत में था जो 2 साल से 1.5 साल से जलते हुए प्रदेश को देखने तक नहीं गया। खैर, बात हो रही थी अमित शाह जी की। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं। देश के भीतर इस तरह की हिंसा अगर होती है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह मंत्री की भी है। गृह मंत्री के कंट्रोल में बीएसएफ होती है, सीआरपीएफ होती है, गृह मंत्री के कंट्रोल में सारा कुछ होता है। गृह मंत्री गए, वहां पर कई बार गए, मीटिंगें की, लेकिन कुल मिलाजुलाकर इस हिंसा को आज तक रोकने में असफल रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी। अब अमित शाह जी का इस्तीफा तो कौन ही मांग सकता है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये कैसे इस्तीफा दे देंगे? इनकी तो सरकार है, मतलब ये तो सरकार के सर्वे सर्वा हैं। लेकिन सवाल तो उठता है कि अगर एन वीरेंद्र सिंह जिम्मेदार हैं तो क्या हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मणिपुर में जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार नहीं है? होना तो यह चाहिए था कि उनका भी इस्तीफा हो जाता। होना तो यह चाहिए था कि यह हिंसा महीने 2 महीने में जब नहीं रुकी तभी एन वीरेंद्र सिंह को इस्तीफा दे देना था। लेकिन वो नाटक आपको याद होगा, इस्तीफा हाथ में लेके चले, भीड़ से घिरे हुए थे, एक बूढ़ी महिला ने हाथ बढ़ाया, इस्तीफा दिए और उसने फाड़ के फेंक दिया और इन्होंने कहा कि जनता नहीं चाहती है मैं इस्तीफा दूं। आपके 20 समर्थक, 50 समर्थक आपके साथ चलेंगे, उनमें से कोई चिट्ठी फाड़ के फेंक देगा और आप ये कहेंगे कि जनता नहीं चाहती है। असल में मोदी जी और अमित शाह नहीं चाहते थे कि एन वीरेंद्र सिंह इस्तीफा दें। क्या मजाल थी एन वीरेंद्र सिंह की, अगर मोदी जी ने उनको फोन किया होता कि 15 दिन के अंदर हिंसा रुकवाओ, नहीं तो इस्तीफा दो, किसी और को यह जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन आश्चर्यजनक है कि यह हिंसा इतनी लंबी चलती रही। गोदी मीडिया बीच बीच में कोई बड़ी घटना होने पर छोटी मोटी न्यूज चला देती थी, इसके अलावा इसकी चर्चा न कल थी न आज है। इस देश के एक हिस्से में सैकड़ों लोग मारे गए, इस देश के एक हिस्से में न जाने कितने महिलाओं के अस्मत के साथ खिलवाड़ हुआ, इस देश के एक हिस्से में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई, इस देश के एक हिस्से में सेना और पुलिस आमने सामने थी, इस देश के एक हिस्से में जो पुलिस थी वो एथनिक लाइंस पे बट गई, इस देश के एक हिस्से में लोग अपने ही प्रदेश में दर बदर भटकने के लिए मजबूर हो गए, इस देश के एक हिस्से में मुख्यमंत्री और मंत्रियों और सांसदों और विधायकों के घर पे बम फेंके गए और हमारा गोदी मीडिया सो रहा था। हमारा गोदी मीडिया प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ देख रहा था कि वहां से कुछ आए तब हम चलाएं, वरना खामोश रहो। हालत यह थी कि जब एक महिला का वीडियो आया था और बहुत भयंकर वीडियो आया था तो हमारे गृह मंत्री उस पर कुछ कहने की जगह कह रहे थे कि वीडियो की टाइमिंग जो है वो चुनाव के हिसाब से है। अरे, घटना जब चुनाव के हिसाब से नहीं हो रही तो वीडियो की टाइमिंग पर क्यों बात हो रही है? टाइमिंग कोई भी रही हो, विपक्ष का तो यह काम है कि सरकार की जो इस तरह की चीजें हैं उनको सामने ले आए। टाइमिंग कोई भी रही हो, हकीकत यह थी कि उसमें एक महिला की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया गया था। कार्रवाई जिस पर होनी चाहिए उस पर टाइमिंग का सवाल उठाया गया। अब जब अमेरिका जाना है, अब जब ट्रंप के सामने डिटेल्स देनी है, तब जाकर एन वीरेंद्र सिंह को हटाया गया है। हालत यह है, मैं आपको एक अलग से आंकड़ा दे रहा हूं जो दुनिया भर में डंका बजता है, उसका भी एक आंकड़ा अलग से आपको दे रहा हूं। श्रीलंका में फिर से एक बार मछुआरों को गिरफ्तार किया गया है। यह होता रहता है कि कई बार बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, जो समंदर के अंदर सीमा है वो क्रॉस कर जाते हैं और उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन संख्या आप देखिए, 2020 में पूरे साल में सिर्फ 74 मछुआरे यानी 74 मछुआरों को गिरफ्तार किया गया। 2021 में बढ़ के 143 हो गए, 2022 में 229 हो गए, 2023 में फिर से 220 हुए और 2024 में यह संख्या बढ़कर 528 हो गई। श्रीलंका की हिम्मत इतनी है कि लगातार हमारे मछुआरों के गिरफ्तार होने की संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका की तो हिम्मत ही मत पूछिए। अभी तो 2025 के 2 महीने हुए हैं और जिस तरह से हमारे लोगों को हथकड़ी बेड़ियों में बांध के भेजा गया वो एक शर्मनाक कार्रवाई थी।
जयशंकर साहब संसद के अंदर कह रहे थे कि अमेरिका तो ऐसे ही भेजता है, भूल गए कि एक छोटे से देश का राष्ट्रपति जाकर अपनी प्लेन में लेकर उन लोगों को आया था, पैसेंजर प्लेन में लेकर आया था। वो भूल गए कि इसके पहले भी वापस किया गया है लोगों को। 2014 के बाद यह संख्या लगातार बढ़ती गई है, कई कई गुना हो गई है, लेकिन उसके बावजूद पहली बार यह हुआ कि हथकड़ी बेड़ी में वापस भेजा गया। अगर वाकई प्रधानमंत्री का आत्मसम्मान देश के लिए होता तो वो कहते कि भाड़ में जाओ ट्रंप, मैं तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। वो लड़ते इस बात पर कि कैसे हमारे नागरिकों का इतना अपमान किया है। जैसे वो महिला राष्ट्रपति जिन्होंने कहा कि अच्छा तुम टैक्स की दीवार खड़ी करोगे, हम तुम्हारे सामान खरीदना बंद कर देंगे, हम तुम्हारे यहां जाना बंद कर देंगे, हम तुम्हारी चीजों को यहां बेचना बंद कर देंगे। ये होता है आत्मसम्मान और ये होती है हिम्मत। लेकिन एक तरफ ट्रंप जो है वो भेजता है, हथकड़ी बेड़ी पहनाकर लोग आ जाते हैं। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं मिलने के लिए, गले लगाने की, हाथ मिलाने की, हंसने की, ताली देने की, इन सब की बहुत सारी तस्वीरें आएंगी और हमारा गोदी मीडिया दिन भर चलाएगा। वो ये भूल जाएगा कि उस अमेरिका ने हमारे नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया। सबसे शर्मनाक है कि ऐसे भी लोग हैं जो इस हरकत को सही बता रहे हैं। मालिनी अवस्थी हैं तो सिंगर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार लिखती रहती हैं, बोलती रहती हैं। उनका कहना है कि वो अपराधी थे, अपराधियों के साथ यही सलूक होना चाहिए। ये किसी के लोग नहीं हैं। हालत यह है कि अगर इनके अपनों को, इनके घर वालों के साथ भी अमेरिका यही व्यवहार करे तो ये ताली बजाएंगे ताकि मोदी जी की बेइज्जती ना हो जाए। और उस अमेरिका के डर से ही, उस अमेरिका में सवाल न पूछा जाए, इसके लिए ही एन वीरेंद्र सिंह को इस्तीफा दिलवाया गया है, ये मेरा मानना है। अब एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के बाद क्या होगा? कहा जा रहा है कि अगले 2 महीने तक केंद्र सरकार के पास सीधे इसकी कमान होगी, राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति होगी। केंद्र सरकार को हस्तक्षेप से तो किसी ने नहीं रोका था, किसी और पार्टी की सरकार तो थी नहीं, वहां तो डबल इंजन की सरकार थी। केंद्र सरकार जो चाहती वही वहां पर होता, लेकिन केंद्र सरकार इन 1.5-2 सालों में कुछ कर नहीं सकी। हिंसा वहां पर बदस्तूर जारी है। अब जब मुख्यमंत्री हट गए हैं तो केंद्र सरकार सीधे शासन में किस तरह से हिंसा रोकेगी, नहीं रोकेगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहते हैं ना, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। मणिपुर को जितना जख्म इस एन वीरेंद्र सिंह की सरकार ने और इस डबल इंजन की सरकार ने दिया है, वाकई हमारे आजाद हिंदुस्तान के इतिहास का वो बेहद दर्दनाक वाकया है। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? ये बातें कमेंट्स में जरूर दर्ज कराया करें, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारी आपकी बातचीत को 2 साइडेड बनाते हैं। आप अपनी कहते हैं, मैं आपकी सुनता हूं, मैं जब अपनी कहता हूं आप मेरी सुनते हैं, और आपके लिखे से मैं बहुत कुछ सीखता भी हूं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस, दूर तक इनको भेजिए। हमारी ताकत बनना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़िए। सारे तरीके मैंने पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप मेंबर बन सकते हैं, आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।